कल जो दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ वो अभूतपूर्व है, उसकी अभी तक कोई मिसाल नहीं होगी और इसके आने वाले भविष्य में बेहद दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये घटना इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसे कोर्ट के दायरे से जुड़े किसी वकील ने नहीं बल्कि एक राजनेता ने अंजाम दिया है, और वो भी उसी जज के सामने जिसके रिक्यूजल की बात चल रही हो। अभी तक कोर्ट के इतिहास में कम से कम भारत में ऐसी घटना देखने को नहीं मिली, जब जज के सामने फरियादी उससे कह रहा हो कि आप पर हमें विश्वास नहीं है कि आप हमारे साथ न्याय करेंगी, और उसके लिए फरियादी केजरीवाल ने जो ठोस कारण गिनाए हैं उसे किसी के लिए भी खारिज कर पाना मुश्किल था। आमतौर पर कोई दूसरा जज होता तो पानी पानी हो जाता और अपने किए पर ही शर्मिंदा होता है, लेकिन मोहतरमा ने पूरी ढिठाई के साथ केजरीवाल की दलीलों का सामना किया। हालांकि अपनी बातचीत और तर्कों के क्रम में उन्होंने जरूर इस बात को कहा कि ईश्वर से वो प्रार्थना करती हैं कि भविष्य में इस तरह के वाकये से उनका सामना ना हो, यानी कि चेहरे पर सीधे रूप से भले ही परिस्थितियों का असर ना आने दिया हो, लेकिन अंदर से वो भी हिल गई थी। इस घटना ने तमाम उन जजेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है जो न केवल मुकदमों को मेरिट के आधार पर देखते हैं बल्कि हर तरीके से पक्षपाती रवैया अपनाते हैं और अक्सर अन्याय के हद तक फैसले लेने के लिए तैयार रहते हैं। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के जीवन की जो पृष्ठभूमि सामने आ रही है उसमें वो सिर से लेके पैर तक संघ की चाशनी में डूबी हुई है। संघ के संगठन अधिवक्ता परिषद की केवल 4 बैठकों में ही शामिल होने की बात नहीं है, वो सक्रिय तौर पर सीधे तौर पर संघ से जुड़ी हुई है और चर्चाएं हो रही हैं कि उसी का आशीर्वाद उन्हें हाई कोर्ट के जज की कुर्सी के तौर पर मिला है। मामला केवल उनके तक सीमित होता तो भी गनीमत थी। परिवार के सदस्यों पर भी संघ का रंग देखने को मिलता है। उनका एक बेटा और एक बेटी एडवोकेट हैं जो बीजेपी सरकार के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पैनल पर भी मौजूद हैं। इसी तरह से कई और जगहों के पैनलों पर भी वो लोग मौजूद हैं। खैर, फिलहाल हम जज साहिबा की बात करते हैं तो आइए इनके कुछ फैसलों पर विचार कर लेते हैं जो उनके पक्षपाती रवैये और जज के तौर पर उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। पहला, केजरीवाल के ही केस के सिलसिले में 9 मार्च को सीबीआई जब हाई कोर्ट गई तो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने बिना दूसरे पक्ष की बात सुने निचली अदालत से डिस्चार्ज ऑर्डर को गलत बता दिया। दूसरा पक्ष यानी अरविंद केजरीवाल उस समय कोर्ट में थे ही नहीं। निचली अदालत में महीनों सुनवाई के बाद आए फैसले पर जज इतनी तेजी से और इतनी कड़ी टिप्पणी कैसे कर सकता है? केजरीवाल को आशंका होना स्वाभाविक है। दूसरा फैसला यह था कि निचली अदालत ने जांच अधिकारी के खिलाफ जांच का आदेश दिया था और काफी कड़ी बातें कही थी। फिर भी जांच अधिकारी कोर्ट में नहीं था और ना ही उसने राहत मांगी थी, लेकिन जज ने तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी। राहत देने में इतनी जल्दबाजी क्यों थी? इस मामले से इतर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने पहले जमानत याचिकाएं खारिज करते समय कई ऐसी टिप्पणियां की जिनका इस्तेमाल न्यूज चैनल्स ने आरोपियों को दोषी बताने के लिए किया। आमतौर पर जज जमानत देते हैं या नहीं देते समय सिर्फ फैसला सुनाते हैं, बिना ट्रायल के इतनी नकारात्मक टिप्पणियां कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सभी जमानत वाले आदेश रद्द कर दिए। 1-2 नहीं, सारे। 1-2 मामलों में गलत होने तक तो ठीक है, लेकिन सब गलत होना गंभीर सवाल उठाता है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के बेटे और बेटी को बीजेपी सरकार ने अपनी तरफ से नियुक्त किया हुआ है। जब जज के अपने परिवार वाले राजनीति विरोधी दल के लिए काम कर रहे हों तो आरोपी उस जज से निष्पक्ष फैसले की उम्मीद कैसे कर सकता है? एक जज का किसी भी आइडियोलॉजी या विचारधारा के इक्के दुक्के इवेंट्स में जाना शायद ठीक हो, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने आरएसएस से जुड़े अधिवक्ता परिषद के 1 नहीं 2 नहीं 4 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने किसी भी दूसरी विचारधारा के कार्यक्रम में भाग नहीं लिया है। ऐसे जज से अरविंद केजरीवाल निष्पक्ष फैसले की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इससे भी दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल ने अपनी बात बेहद शालीनता और तार्किक ढंग से की। उन्होंने जो तर्क दिए वो बिल्कुल अकाट्य थे। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत मामले का उन्होंने जो उदाहरण दिया वो बेहद सटीक था। उन्होंने बताया कि 6 महीने तक जैन के जमानत की सुनवाई हुई और आखिरी 10 दिन तक जज ने उसकी नियमित सुनवाई की। अभी जब जज का जमानत पर फैसला आना था उसके 1 दिन पहले ईडी अचानक हाई कोर्ट चली गई और उसने कहा कि उसे जज से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं है, लिहाजा बेंच को बदल दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने ईडी से उन आशंकाओं का आधार भी नहीं पूछा और जैन के मामले की बेंच बदल दी। जबकि यहाँ तो केजरीवाल ने ठोस तर्क दिए। उन्होंने जो तथ्य दिए उसमें जज के पक्षपाती होने की पूरी आशंका है। ऐसे में उसे सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता है और इस मामले में तो वैसे भी जज को खुद को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि अब जबकि फरियादी ने उन पर सीधा आरोप लगा दिया है तो
उससे बदले की आशंका और बढ़ जाती है, जो उसके मामले में फैसले के तौर पर सामने आ सकती है। दरअसल संघ शुरुआत से ही देश की तमाम संस्थाओं में अपने लोगों को बैठाने का काम करता रहा है। इसके पीछे उसकी मंशा होती है कि उन संस्थाओं के फैसलों को प्रभावित करे और आगे चलकर पूरी तरह कब्जे में ले ले। सिविल सेवाओं में अपनी विचारधारा के लोगों का अधिक से अधिक चयन और उसके लिए बाकायदा निशुल्क या फिर फीस कम में कोचिंग खोल रखी है। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन जुडिशरी जैसे संस्थान में अगर न्याय के आधार पर फैसलों की जगह धर्म, जाति, क्षेत्र और तमाम अतार्किक आधार पर फैसले होने लगेंगे तो इससे पूरी न्याय प्रक्रिया के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए इस तरह के लोग किसी कैंसर से कम नहीं है और इनको समय रहते अगर खत्म नहीं किया गया तो एक संस्था के तौर पर पूरी की पूरी जुडिशरी को मौत के मुंह में जाने से नहीं बचाया जा सकता। अभी तक इस तरह की प्रवृत्तियों का काउंटर कैसे किया जाए इसका तरीका लोगों को नहीं पता था, लेकिन केजरीवाल ने अब एक रास्ता दिखा दिया है जिसमें न केवल जज भी पब्लिक स्क्रूटनी के दबाव में होगा बल्कि वो अंदर से भी खुद की एक जवाबदेही के दायरे में होगा। ऐसे में एक राह खुलेगी निष्पक्ष फैसलों की।